नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के संबंध में 4 अन्य मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एजेंसी ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि इसके साथ ही दिल्ली धमाका मामले में गिरफ्तार होने वालों की संख्या 6 हो गई है। एनआईए ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में पुलवामा जम्मू कश्मीर के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई, अनंतनाग जम्मू कश्मीर के डॉक्टर अदील अहमद राथर, लखनऊ यूपी की डॉक्टर शाहीन शहीद और शोपियां जम्मू कश्मीर के मुफ्ती इरफान अहमद वागे शामिल हैं। एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच के अनुसार इस टेरर अटैक में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार चारों अभियुक्तों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 10 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले 2 अन्य लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जिनमें एक है राशिद अली, जिनके नाम पर उस कार का रजिस्ट्रेशन था जिसमें धमाका हुआ, और दूसरे हैं जसीर बिलाल फानी, जिन पर टेक्निकल मदद देने के आरोप हैं। एनआईए के अनुसार दिल्ली धमाके में 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 32 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुरुवार को जम्मू में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर छापा मारा। पुलिस का आरोप है कि अखबार की मालिक अनुराधा भसीन के नाम पर यह मीडिया संस्थान देश विरोधी गतिविधियों, नफरत फैलाने और अलगाववादी विचारों को बढ़ावा देने में शामिल था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के अनुसार तलाशी में AK-47 के 14 कारतूस, पिस्टल के कई राउंड और 3 हैंड ग्रेनेड पिन मिले। हालांकि अधिकारियों का आधिकारिक बयान आना अभी बाकी है। यह कार्रवाई 2020 में श्रीनगर ऑफिस सील किए जाने के 5 साल बाद हुई है। कश्मीर टाइम्स के एडिटर प्रबोध जामवाल और अनुराधा भसीन ने छापे की निंदा करते हुए कहा कि यह स्वतंत्र मीडिया को दबाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना राष्ट्र विरोधी नहीं बल्कि लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा है। एक जॉइंट स्टेटमेंट में एडिटर प्रबोध जामवाल और अनुराधा भसीन ने कहा कि जम्मू में हमारे ऑफिस पर रिपोर्टेड रेड, राज्य के खिलाफ एक्टिविटीज के बेबुनियाद आरोप और कश्मीर टाइम्स पर सोची समझी कार्रवाई हमें चुप कराने की एक और कोशिश है। हमने इस इलाके की जीत और नाकामियों को बराबर गंभीरता से बताया है। हमने उन कम्युनिटीज को आवाज दी है जिन्हें वरना अनसुना कर दिया जाता। जब दूसरे चुप रहे तब हमने मुश्किल सवाल पूछे। कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर हुई रेड को लेकर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जांच एजेंसियों से कहा कि वे रेड के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को पिक एंड चूज ना करें। एएनआई के मुताबिक सुरेंद्र चौधरी ने रिपोर्टर से कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अगर रेड करनी ही है तो यह पिक एंड चूज बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए नहीं। प्रेस चौथा स्तंभ है और उसे जर्नलिज्म करने की जगह मिलनी चाहिए। वहीं यूथ जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ आदित्य गुप्ता ने भी रेड की निंदा की और कश्मीर टाइम्स को प्रदेश की सबसे बोल्ड आवाज बताया। ग्रेटर नोएडा में हो रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम इवेंट और नुपुर शिवराण ने 80+ किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। प्रीति पवार ने इटली की सिरिन चराबी पर 5-0 की एकतरफा जीत हासिल की, जबकि नुपुर शिवराण ने उज्बेकिस्तान की ओल्टिनोए सोतिम्बुएवा को हराया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार युवा मुक्केबाज प्रीति ने कहा कि यह जीत उनके लिए खास है क्योंकि इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वापसी हुई है। प्रीति ने कहा कि मैंने दोबारा वापसी की है और मैं पहले से अधिक मजबूत हो गई हूं। आगे भी मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। बता दें कि प्रीति इस प्रतियोगिता में गुरुवार को गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी और नुपुर शिवराण तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता था। प्रीति और मीनाक्षी दोनों ही हरियाणा की हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रशांत किशोर और अन्य विपक्षी नेता अहंकार की हद पार कर गए थे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है। हमारे नेता और पिता रामविलास पासवान ने पार्टी को जिस ऊंचाई तक पहुंचाने का सपना देखा था, उसके पहले पड़ाव पर आज पार्टी पहुंची है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि हम लोग बिहार सरकार का मजबूत हिस्सा बने हैं। हमारे 2 विधायक मंत्री की भूमिका में हैं। बिहार को विकसित राज्य बनाने के सपने के साथ मेरे पिता ने इस पार्टी की नींव रखी थी। मैं समझता हूं कि वो जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह होंगे, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अनुभव है।
उन्होंने विपक्ष पर अहंकार का आरोप लगाया और कहा कि जो विपक्षी नेता अहंकार की पराकाष्ठा को पार करते हुए जनादेश का इंतजार किए बिना 18 तारीख को शपथ ले रहे थे, उन्हें जनता ने जवाब दिया है। नीतीश कुमार के बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बधाई दी। एक्स पर लिखे बधाई संदेश में उन्होंने लिखा कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि नई सरकार जिम्मेदारी पूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरकर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी और बिहार वासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ली, तो वहीं दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मौन उपवास पर बैठे थे। प्रशांत किशोर ने आज मौन व्रत रखा है। जनसुराज पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर प्रशांत किशोर की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण में एक दिन का मौन उपवास के साथ बिहार में बदलाव की नई शुरुआत। बता दें कि चुनावी नतीजे आने के बाद प्रशांत किशोर ने मौन व्रत रखने की घोषणा की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और 18 नवंबर को प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने अपनी पार्टी की हार को स्वीकार किया था। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी। हालांकि नीतीश कुमार को बधाई देने के साथ ही पवन खेड़ा ने कहा कि उम्मीद करते हैं उनके साथ धोखा ना हो, वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएं और बिहार के लिए जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ उसमें से कम कुछ तो कर पाएं। बिहार में नई नीतीश कुमार सरकार के गठन में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना विधायक बने ही मंत्री बनाया गया है। शुरुआत में खबर थी कि उनकी पत्नी और सासाराम की विधायक स्नेहलता को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अंतिम समय पर समीकरण बदल गए। बताया जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और बदले में एक एमएलसी सीट का आश्वासन लिया। इसी राजनीतिक रणनीति के तहत उन्होंने अपनी पत्नी की जगह बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया। अब दीपक को 6 महीने के भीतर विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बनना होगा, जिससे उनकी एमएलसी बनने की दावेदारी और मजबूत हो गई है। इस कदम से उपेंद्र कुशवाहा ने एक ही बार में 2 फायदे हासिल किए, अपने बेटे को मंत्री पद और एनडीए से एमएलसी की सीट का वादा। हालांकि उनके इस कदम के बाद एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कुछ लोगों की हरकतों के कारण पूरे देश में कश्मीरियों को शक की नजर से देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वह खुद भी जम्मू कश्मीर के नंबर वाली अपनी सरकारी गाड़ी निकालने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि लोगों में यह धारणा बना दी गई है कि हर कश्मीरी संदिग्ध है। उन्होंने हाल ही में लाल किले के पास हुए धमाके का जिक्र करते हुए कहा कि घटना कुछ लोगों की करतूत थी, लेकिन जिम्मेदारी पूरे कश्मीरी समाज पर डालने की कोशिश हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र और उपराज्यपाल प्रशासन पर भी हमला बोला और पूछा कि अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का दर्जा छीनने के बावजूद हिंसा क्यों नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट की बात के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लगातार संदेह और भेदभाव की वजह से कश्मीरियों के लिए बाहर नौकरी और पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से पूछा कि 2019 के वादों के बावजूद आतंकवाद क्यों खत्म नहीं हुआ और आम लोगों की जानें अब भी क्यों जा रही हैं। बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बड़ा झटका लगा है। पटना की सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अब अनंत सिंह हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अनंत सिंह को 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से वे बेऊर जेल में बंद हैं। जेल में रहते हुए ही अनंत सिंह ने मोकामा सीट से चुनाव लड़ा और अपने समर्थकों के प्रचार के दम पर 28,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। उनके खिलाफ आरजेडी की वीणा देवी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वह हार गई।
2015 के दादरी लिंचिंग मामले में अखलाक के परिजन गहरे सदमे में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अदालत में आवेदन देकर 18 आरोपियों पर चल रहे सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने की मांग की है। सरकार ने इसकी वजह सामाजिक सद्भाव बताया है। परिवार ने इसे न्याय का अपमान कहा और चेतावनी दी कि अगर केस वापस लिया गया तो वे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। ट्रायल कोर्ट 12 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2015 को दादरी के बिसाड़ा गांव में गाय के मांस से जुड़ी अफवाह पर भीड़ ने 52 वर्षीय अखलाक की पीट कर हत्या कर दी थी और उनके बेटे दानिश को गंभीर चोटें आई थी। 19 आरोपी थे, जिनमें से एक की 2016 में मौत हो गई, बाकी 18 जमानत पर बाहर हैं। गवाही में धीमी प्रगति के बीच अब तक केवल 5 गवाहों ने बयान दिए हैं। सरकार ने आवेदन में गवाहों के बयानों में विसंगतियों का हवाला दिया, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिली और कई बार सुरक्षा के अभाव में वे अदालत नहीं पहुंच पाए। परिवार के वकील ने केस वापसी को कानूनी रूप से गलत बताया और कहा कि भीड़ हिंसा के मामले में यह फैसला न्याय को खत्म कर देगा। दशक भर की जद्दोजहद के बाद परिवार को इंसाफ की आस बाकी है, लेकिन अब हाईकोर्ट की राह नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन कर कहा कि हम युद्ध नहीं करने जा रहे हैं। ट्रंप ने यह बातें यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में कही, जहां सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान परमाणु संघर्ष के कगार पर थे और उनकी चेतावनी के बाद दोनों पीछे हटे। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी उनका धन्यवाद करने के लिए फोन किया था। गौरतलब है कि ट्रंप मई 2025 से यह दावा 60 से अधिक बार दोहरा चुके हैं, जबकि भारत पहले दिन से किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार करता रहा है। भारत का कहना है कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव कम करने की प्रक्रिया दोनों देशों की टीजीएमओ की सीधी वार्ता से शुरू हुई थी। भारत ने कहा था कि युद्ध विराम का फैसला 10 मई को हुई सीधे सैन्य बातचीत के बाद हुआ, न कि किसी बाहरी दबाव की वजह से। इसके बावजूद ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर दक्षिण एशिया में बड़ा संघर्ष रुकवाया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।